मॉर्निंग एवरीबॉडी। 2 सितंबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने एक साल में पूंजी को 2.5 गुना कर दिया है। नए ऑर्डर मिलने के बाद IRFC के शेयर बन सकते हैं रॉकेट, कुछ इस तरह की खबरें हैं इसमें। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और राइट्स लिमिटेड ने मिलकर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। IRFC ने अब रेलवे को उन प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का फैसला किया है जो किसी वजह से पीछे रह गए हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि IRFC एक फाइनेंस कंपनी है जो रेलवे को फंडिंग करती है, सिर्फ़ और सिर्फ रेलवे को ही फंडिंग करती है। तो उसने अब फैसला किया है कि वो IRFC अब रेलवे के उन प्रोजेक्टों को पैसे से मदद करने का फ़ैसला लिया है जो पीछे रह गए हैं, यानी कि अब उनको वो आगे लाना चाहती है। इसके साथ ही इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने रेल प्रोजेक्ट की टेक्निकल वायबिलिटी, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस और कंसल्टेंसी सर्विस के जरिए रेलवे के कामकाज में तेज़ी लाने का फैसला किया है। यानी कि अब उसने ठान लिया है कि रेलवे किसी से कम नहीं है। हमारे देश का रेलवे यानी भारत का रेलवे विश्व की अन्य रेलवों से कहीं भी कम, किसी भी तरीके से कम नहीं है। दोस्तों, इस साल 2023 में IRFC का रेवेन्यू 7,548 करोड़ रुपए को पार कर गया है। दोस्तों, IRFC का कामकाजी प्रॉफिट 23,798 करोड़ रुपए पर रहा है, जिसमें साल दर साल आधार पर 18% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा 4% बढ़कर 6337 करोड़ रुपए को पार कर गया है। दोस्तों, समझ में आई मेरी बात कुछ? दोस्तों, IRFC में सरकार की हिस्सेदारी 86% से ज़्यादा है। इस मामले में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि इस कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। दोस्तों, IRFC के जो शेयर हैं वो शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच गए। इस रेलवे स्टॉक ने बीते एक साल में बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ये तेज़ी एक खबर के बाद आई है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इंडियन रेलवे जो है रेलवे की एक फंडिंग ब्रांच है। ये भारतीय रेलवे की सपोर्टेड फंडिंग शाखा है जो रोलिंग स्टॉक प्रोजेक्ट एसेट्स के अधिग्रहण और निर्माण के फाइनेंस के लिए फंड की व्यवस्था करती है। जिन एसेट के लिए कंपनी फंडिंग करती है उन्हें बाद में भारतीय रेलवे को लीज पर दे दिया जाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे की इस फंडिंग ब्रांच में सरकार की 86% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में मामले संबंधित एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कंपनी में सरकार हिस्सेदारी की बिक्री जल्द कर सकती है। अधिकारी ने आगे कहा कि हालांकि सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि कंपनी में से सरकार अपना कितना हिस्सा बेचेगी, लेकिन अब तक की योजना के अनुसार वह कई चरणों में लगभग 11% तक हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य निर्धारित करेगी। सरकारी हिस्सेदारी बेचे जाने की इस खबर का तत्काल असर IRFC के शेयरों पर दिखाई दिया और इसी कारण ही ये अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच गया। दोस्तों, अगर इसके 52 वीक के लो की बात की जाए तो ये 52 वीक पहले यानी कि एक साल पहले 20 रुपये 80 पैसे का शेयर था और अभी ये 56 रुपये 50 पैसे का है। लगभग इसने 2.5 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। यानी कि अगर किसी ने एक साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज लगभग 3 लाख रुपए का वो मालिक होता, 3 या पौने 3 लाख रुपए का मालिक होता। दोस्तों, कंपनी के जो शेयर्स में कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। बात करते हैं अगर इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी के जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं वो 1306 करोड़ है। और अगर इस बात की जाए इसकी फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू इसकी 10 है। पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो 11.69 है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 3% है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 6,337 करोड़ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि काम काज करने के लिए इसके पास जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 23,891 करोड़ है। 23,891 करोड़ है। सेल्स भी ठीक ठाक है और जाहिर सी बात है कि ये बताया है कि ये रेलवे को फंडिंग करती है, तो इसमें तो इसका पैसा फंसने का कोई
सिस्टम ही नहीं है कि भाई पैसा फंस जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसकी इनकम देखिए, इनकम जो है 1 साल में 17.7%, 3 साल में 21.2%, 5 साल में 16.74%। सेम इसी तरीके से आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके प्रमोटर की, तो प्रमोटर इसमें 86.36%, पब्लिक की हिस्सेदारी 10.48%, और एफआई और डीआई, एफआई आपके 2.02%, और डीआई 2.02%, एफआई 1.14%, और अदर की 0% होल्डिंग है। ओके, तो दोस्तों अगर इसकी प्रॉफिट की बात की जाए तो ये पूरी बैलेंस शीट है, क्वार्टरली रिजल्ट है। अब इस क्वार्टरली रिजल्ट में हम जान सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, अदर इनकम कितनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, टोटल प्री प्रोविजंस कितना है, डिप्रिसिएशंस कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। अगर देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट की तरफ भी अगर आप इसकी निगाह दौड़ाएंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं लगेगी। जून 2022 इसमें 1661 करोड़, सितंबर 2022 1714 करोड़, दिसंबर 2022 1633 करोड़, मार्च 2023 1327 करोड़, फिर जून 2023 1556 करोड़। तो कुछ इस तरीके से इसकी इनकम है, इनकम भी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, और सेम इसी तरीके से ये 2020 का अगर आप देख सकते हैं तो 2020 में भी ठीक ठाक है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है इसकी। तो लोन्स इसका जो है एनपीए है, नॉन एनपीए भी कोई ख़ास नहीं है इसका, एनपीए भी नहीं है। तो ओवरऑल कुल मिला के कंपनी जो है एक बेहतर कंपनी है, जो बेहतर रिटर्न दे सकती है और आने वाले समय में भी बेहतर रिटर्न दे सकती है अगर रूल्स को फॉलो करके शेयर्स को ख़रीदा जाए। आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया में हम पिछले 2 या 3 दिन से देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने वापसी की है इसमें, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, और वो इसके बारे में कुछ राज बताते हैं जिससे कि ये वापस आए हैं इसमें। देखिए दोस्तों, आपको तो पता होगा कि कर्ज के बोझ से दबी हुई है वोडाफोन आइडिया। इसमें गैर स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए बिरला ने एक प्रवर्तक के रूप में कहा कि वे कारोबार को आगे तो ले जाने के लिए इच्छा का संकेत देना चाहते हैं। संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया में पिछले हफ्ते बड़ा बदलाव देखने को मिला। समूह के मुखिया कुमार मंगलम बिरला एक बार फिर से बोर्ड में शामिल हो गए हैं, लेकिन इस डूबती कंपनी में वे फिर क्यों बोर्ड में शामिल हुए, इसे लेकर बिरला ने बड़ा खुलासा किया है। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि उन्होंने समूह की संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल में फिर से शामिल होने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि उन्हें इस कारोबार में उम्मीद नज़र आती है, यानी कि उन्हें वोडाफोन आइडिया में एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। समझ में आई कुछ मेरी बात? यानी कि उन्हें इसमें दम लगता है। यानी भारत में 2 या 3 कंपनियां ही हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एयरटेल है, जियो है, और तीसरी जो है ये वोडाफोन आइडिया है। इसके अलावा कोई कंपनियां है ही नहीं अगर बड़े लेवल पे अगर आप देखा जाए तो इसलिए इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आज फ़ोन की सबको ज़रूरत है, डाटा की सबको ज़रूरत है, इंटरनेट की सबको ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा बन चुका है, एक ऐसा हथियार और एक इस तरीके से कम्युनिकेशंस का सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। दोस्तों, कर्ज के बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए बिरला ने एक प्रवर्तक के रूप में कहा कि वे कारोबार को आगे ले जाने के लिए इच्छा का संकेत देना चाहते हैं। बिरला ने लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि हम कंपनी में फिर से उम्मीद देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा है कि मैं कारोबार को आगे ले जाने की अपनी इच्छा को भी संकेत दूं। यही वजह है कि मैंने निदेशक मंडल में फिर आने का फैसला किया।
दोस्तों बिरला ने यह भी कहा कि सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र में 3 कंपनियों के बने रहने के बारे में काफ़ी दृढ़ है। यानी उनका कहना है कि सरकार ये चाहती है कि तीनों कंपनियां बनी रहे। सरकार किसी भी स्थिति में तीनों में से किसी एक भी कंपनी को हटने नहीं देना चाहती है और उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार हाल ही में बकाया राशि को परिवर्तित करके वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक बन गए। यानी कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी लेकर सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वीआई की प्रतिद्वंदी कंपनियां भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो अच्छा कर रही है। इसी बीच बिरला ने यह भी कहा कि उनके परिवार का ही सदस्य $60 अरब के आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन के रूप में उनका स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र आर्यमान और पुत्री अनन्या कुछ साल पहले कारोबार में शामिल होने के बाद से अब भी सीख रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से कम बैक, यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में कम बैक। तो जाहिर सी बात है जब वो लोग कम बैक कर रहे हैं तो आप भी कम बैक नहीं तो कम से कम इसके बारे में देख सकते हैं, सोच सकते हैं। पहली बार ये 10 रुपये का आंकड़ा पूरा किया है इनने नीचे के लेवल से। दोस्तों देखिए 52 वीक का हाई इनने 10 रुपये 40 पैसे बनाया और 52 वीक का लो 5 रुपये 70 पैसे है। यानी कर्ज के 2 बोझ से दबी हुई कंपनी ने भी 1 साल में हमारी रकम को लगभग दुगना कर दिया है। बात करें अगर इसके फंडामेंटल को अगर हम देखते हैं तो इसको कंपनी का मार्केट कैप 48,600 बात करते हैं अगर इसके फेस वैल्यू को तो फेस वैल्यू 10 है। कंपनी के पास कैश जो है 771 करोड़ है। डेप्ट जो है कंपनी के पास देखिए कितना ज़्यादा है, 2,01,820 करोड़ है। और सेल ग्रोथ देखिए तो सेल ग्रोथ तो यही है, 5 स्टार में से वैल्यू मिली हुई ये ओनरशिप, वैल्यूएशन, इफ़िशियंसी, फाइनेंशियल। और अगर हम इसके प्रमोटर की बात करें तो 50% प्रमोटर, डीआई के पास 33.91, पब्लिक की हिस्सेदारी 13.44%, एफआई की हिस्सेदारी 2.29%, अदर की 0। और अगर इसके प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो ये सेल्स और इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, नेट सेल देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ रहा है। तो कुछ विचार किया जा सकता है, कंपनी के बारे में कुछ विचार किया जा सकता है, देखा जा सकता है और कम करके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं।